लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि करंट एक कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स वो शो करता है, जैसे हीटिंग इफ़ेक्ट होता है करंट का। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इवन हम ये कह सकते हैं कि ये एक नया चैप्टर है आपके 12th क्लास के सिलेबस का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब करंट का एक और इफेक्ट होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों मैं सुरेश कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अरीना। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के 3rd यूनिट के साथ। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप टाइम पर अपनी वीडियोस देख पाएंगे। बच्चों मेरी वीडियोस का अपलोड करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं लगता कि वीडियोस कब अपलोड हुई हैं। इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक वायर है, देयर इज़ अ वायर, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट कितनी वैल्यू का फ्लो कर रहा है? आई वैल्यू का। आप जानते हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो कर रहे होंगे, इसका मतलब यही निकलेगा कि करंट ऊपर को जा रहा है। तो लेट अस सपोज अ वायर विद अ करंट आई फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूँ, ये चार्ज जो है ये रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रहा, तो क्या ये चार्ज इस वायर की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो इसने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करी, नो फोर्स। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली इसके अंदर चार्जेस हैं, इसको इसको रिपेल करना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वायर जो थी वो न्यूट्रल थी। न्यूट्रल वायर कभी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती, तो इसी वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन बच्चों यही कंडीशन अगर हम दोबारा क्रिएट करते हैं, लेट इट बी कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, इसमें हम क्या करते हैं, फिर से एक वायर ले लेते हैं और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। ये भी वायर पहले की तरह न्यूट्रल ही रहेगी, याद रखिएगा। मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, अ करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire is neutral। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक करंट कैरिंग वायर हमेशा न्यूट्रल होती है। क्यों? क्योंकि करंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो ऑलरेडी चार्जेस प्रेजेंट थे अब वो फ्लो कर रहे हैं। तो बच्चों बॉडी चार्ज तब होती है जब उस बॉडी में से कुछ चार्ज को निकाल दिया जाए या उसमें एक्स्ट्रा चार्ज डाल दिया जाए। तो इसमें हमने ना ही एक्स्ट्रा चार्ज डाला हुआ है, ना ही इसमें से कुछ निकलवाया, बस जो अंदर चार्ज थे वो फ्लो कर रहे हैं, तो नेट चार्ज ऑब्वियसली ज़ीरो ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस करें इस वायर के नज़दीक में और सिर्फ रखे ही ना, इसको मूव करवाएं, दिस इज़ अ मूविंग चार्ज। तो इस बार हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये चार्ज जो है ये सीधा नहीं गया, इसने अपने रास्ते को बदल लिया और इस तरफ मुड़ गया। अब हम ये सोचने लगे कि मुड़ा कैसे? पक्का इसके ऊपर कोई फोर्स लगी होगी। कौन लगा सकता है फोर्स? ये तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लग सकती। पक्का कोई और फोर्स होगी जो इस वायर ने इस मूविंग चार्ज के ऊपर लगाई। लेकिन वो ऐसी फोर्स है जो जब चार्ज रेस्ट पे है तब नहीं लगी, लेकिन तब लगी जब वो चार्ज मूव कर रहा था। हमने फिर से क्या किया, चार्ज को मूव कराया, इस करंट को बंद कर दिया, लेकिन इस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करी। मतलब ये हुआ कि ये करंट कैरिंग वायर इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, और फोर्स तभी लगाएगी जब ये मूव करेगा, रेस्ट वाले पे नहीं लगाएगी। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकती, पक्का कोई नई टाइप की फोर्स होगी। यही चीज़ हमने फिर से एक्सपीरियंस करी। मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसी मैग्नेट के नज़दीक में हमने इसी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया। तो हमने जैसे ही इसको मूव करवाया, दिस इज़ ऑल्सो मूविंग चार्ज, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये चार्ज भी उसी तरीके से मुड़ गया जैसे ये मुड़ा था। तो हम कुछ कुछ समझने लगे कि मूविंग चार्ज पर एक मैग्नेट फोर्स लगा सकता है। मतलब ये मैग्नेट है, मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों जैसे ये मैग्नेट इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी ये करंट कैरिंग वायर इस
चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ मैग्नेटिक फोर्स का। तो हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगी और कैसे लगेगी। अब बच्चों फिर से इस बात को थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। देखिएगा होता क्या है, इस बात को हम कैसे समझेंगे कि फोर्स कैसे लगती है। तो हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड से समझेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई और मूविंग चार्ज आएगा तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, यहाँ से फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि एक रेस्ट पर जो चार्ज है वो ऐसा नहीं फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ये जो चार्ज है रेस्ट पे वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन मूविंग चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, एक मूविंग चार्ज, देखिए यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक बात कंफर्म कर ली कि कोई भी जो मूविंग चार्ज है, और मूविंग चार्ज चाहे वो किसी कंडक्टर में मूव कर रहा हो चाहे अदरवाइज स्पेस में मूव कर रहा हो, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज मूव कर रहा था ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। बिल्कुल, जब इसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, दोनों फील्ड्स ने इंटरेक्ट किया और एक दूसरे पे फोर्स लगाया, क्योंकि लाइक लाइक चीज़ें ही हमेशा आपस में फोर्स लगाती हैं। चार्ज चार्ज पर फोर्स लगाता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, दोनों की फील्ड इंटरेक्ट करेंगी। उसी तरीके से मास पर फोर्स लगाता है क्योंकि दोनों की फील्ड इंटरेक्ट करती है, इस वजह से लगता है। उसी तरीके से एक मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। उसी तरह से एक मूविंग चार्ज जो कि सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, वो दूसरे मूविंग चार्ज पर फोर्स लगा सकता है क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स हैं, दोनों की फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी एंड दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो इस वजह से बच्चों मूविंग चार्ज पर करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाएगी, लेकिन चार्ज जो कि रेस्ट पे होगा, दिस इज़ नॉट द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई ये जो करंट कैरिंग वायर है ये इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगी जब वो रुका हुआ होगा। तो ये है बेसिक्स इस चैप्टर का। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। ओरेस्टर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था हमें। इन्होंने क्या बताया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो किस तरह की होगी। बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताया। उन्होंने कहा इस तरीके से राउंड राउंड लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरह से। मतलब कोई भी वायर है अगर हमारे पास, उसके चारों इर्द गिर्द गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होगी लाइक दिस, इस तरह से सराउंडिंग करेगी उसको। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। बच्चों राइट हैंड रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, या इसको कह सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो थंब रूल क्या होता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आपने अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करना है। तो मान लीजिए जैसे ये वायर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने कैसे पता करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है उसके सराउंडिंग में। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, ये देखिए, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिएगा, अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। Why? Because moving charge is also a source of magnetic field। पहला पॉइंट, अ करंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रल। याद रखिएगा कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होगी दैट विल बी न्यूट्रल। उसके बाद अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है यहाँ से कि अ करंट कैरिंग वायर is the source of magnetic field। तो ये भी याद रखिएगा
कि एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अब किसी मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाएगी और इस तरह की फोर्स लगाएगी कि उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जब भी फोर्स लगाती है उस फोर्स के कारण डायरेक्शन बदल जाती है मूविंग चार्ज की, लेकिन उसकी स्पीड ना ही कम होती है ना ही ज़्यादा होती है। इसके बारे में आगे हम और भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास आई, दिस इज न्यूट्रल। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो सही है। नंबर 2 केस, इट्स नंबर 1 एक्चुअली। नंबर 2 केस, एक चार्ज जो मूव कर रहा है, अ मूविंग चार्ज, अ मूविंग चार्ज, a moving charge with constant speed, a moving charge with constant speed, it produce magnetic field, obviously अभी मैंने बताया आपको, ये हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, as well as it also produce electric field, obviously every charge produce electric field around it, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखिएगा, अगर एक सिंगल चार्ज स्पेस में मूव कर रहा है तो ये दोनों बनाएगा, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। और अगर एक करंट कैरिंग वायर है वो सिर्फ मैग्नेटिक बनाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो खुद क्या है, न्यूट्रल। तो बच्चों इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायट-सैवर्ट लॉ। दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उनको ध्यान से करना है। तो चलिए हम इनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके लॉ को डिस्कस करते हैं। बायट और सैवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने मिलकर ये लॉ बनाया। अब देखते हैं इस लॉ में है क्या गिवन में, तो चलिए स्टडी करते हैं इसको। तो मान लीजिए हमारे पास में एक वायर है, वी हैव अ वायर, लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इस वायर में, करंट कैरिंग वायर में, एक छोटा सा एलिमेंट आप एज्यूम कर लीजिए, लेंथ एलिमेंट ले लीजिए। इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन ली जाती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में ली जाती है, और इसका जो लेंथ है लेट इट बी dl। जो लेंथ एलिमेंट होगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके सेंटर से हम एक यहाँ से कुछ दूरी पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी p, और यहाँ से जो इसका पोजीशन वेक्टर है O पॉइंट से P तक का, याद रखिएगा एलिमेंट के मिड पॉइंट से P ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हम करने क्या वाले हैं, ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ हमें बताता है कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से उसके नज़दीक किसी कुछ दूरी पे, r डायरेक्शन पे, r डिस्टेंस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बताएगा। तो ये जो एंगल है लेट इट बी थीटा, एलिमेंट और r वेक्टर के बीच में, और इस पॉइंट को हम P कहेंगे, और हमें बताना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मैं मैग्नेटिक फील्ड dB लिख रहा हूँ, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखा जाता है, और यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी स्मॉल एलिमेंट की वजह से, एलिमेंट का नाम रख दीजिए AB। तो इस एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल फील्ड होगी उसका नाम हम रखेंगे dB, dB मतलब स्मॉल फील्ड। तो चलिए, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड produced due to this element is directly proportional to the current flowing through the element। मतलब जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना कम करंट उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये एलिमेंट की जो लेंथ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इट ऑल्सो इज प्रोपोर्शनल टू dl। इसके अलावा dB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। एंगल मतलब कहने का, अगर हम ये पॉइंट 90 डिग्री पे लेते तो फील्ड ज़्यादा होती, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को फिक्स रख के एंगल बदलते हैं तो ये इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा और यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा dB जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। तो इन सब को जब हमने मिलाया तो हमारे पास dB का जो फॉर्मूला बना दैट इज़ इक्वल टू I dl साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बना कंबाइन करके। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, और इसका जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया दैट कम्स आउट टू बी वेयर के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको याद होगा हमारे पास जो कूलम्स कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और यहाँ पर बच्चों देखिए 4 पाई की जगह 4 पाई ही है, लेकिन ऊपर जो इसके है वो एक अलग वैल्यू दी गई है, वो है यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन है और यहाँ पे ऊपर लिखा है म्यू नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे वहाँ पर परमिटिविटी है तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, परमिएबिलिटी। बच्चों बिल्कुल आपने मैग्नेटिक फील्ड को या इस चैप्टर को बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मैच करके पढ़ना है। अगर मैच करके पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो चलिए बहुत इजी हो जाएगा ये। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो आप डीबी को ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड बायट-सेवर्ट लॉ। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बायट-सेवर्ट लॉ। इसका कोई इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट जो मैंने मैथमेटिकल लिखी है यही बायट-सेवर्ट लॉ होता है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। इन वेक्टर फॉर्म आप ऐसा करें कि dB को इस तरह से लिखें, यहाँ पर आर स्क्वायर है, एक आर ऊपर लिखिए एक नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई भी करिए डिवाइड भी करिए। तो ये आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। वाई आप जानते हैं डी एल, या ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी एल और आर जो हैं दोनों वेक्टर हैं, डी एल और आर दोनों वेक्टर हैं, तो इनके बीच का डी एल आर साइन थीटा बन जाएगा डी एल क्रॉस आर। तो हम इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म, इसलिए मुझे यहाँ पे वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो जो डायरेक्शन होगी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो k का वैल्यू है, k का जो वैल्यू होगा दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हमें याद है। इसके अलावा इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे इस k की जो वैल्यू होती थी वो होती है 9 × 10⁻⁹। तो बच्चों जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। टेस्ला क्या होता है, टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। तो याद रखिएगा एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला वाज अ साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा पक्का। और इसके अलावा एक और होता है गॉस। गॉस जो है वो CGS यूनिट है और ये वाला SI यूनिट है। तो आगे चल के मैं आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन भी बताऊंगा, पर याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट जो है SI यूनिट टेस्ला होता है और गॉस जो है वो उसका CGS यूनिट है। तो K का वैल्यू मैंने आपको लिख के बता दिया, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला या इसका यूनिट जो है वो किस तरह से बना है। तो चलिए इसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो होनी है। तो अब हमें यहाँ पे पता करना है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो बच्चों देखिए DL क्रॉस R की जो भी डायरेक्शन होगी वही इसकी होगी। अब DL यहाँ है, R यहाँ है, तो DL क्रॉस R कैसे निकालोगे, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिएगा अगर हमारे पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B, तो अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है A क्रॉस B, तो बताओ A क्रॉस B की डायरेक्शन कहाँ होगी। A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं। राइट हैंड को कहाँ रखेंगे, A के ऊपर, और घुमाएंगे किधर, B की तरफ, और जहाँ के थंब ऊपर को आएगा तो ये डायरेक्शन होगी A क्रॉस B की। आप हाथ को यहाँ रखिए, राइट हैंड को इस तरीके से, थंब को ऊपर घुमाइए लाइए, और जो यहाँ पे पहले लिखा है A
उस पर हाथ रखिए और जी बी की तरफ रोटेट करिए, थंब का डायरेक्शन देखिए। अब देखो बी की तरफ हाथ रख के ए की तरफ तो घूमेगा नहीं, ए से बी ही घूमेगा, इसलिए थंब हमारा ऊपर वाली साइड आएगा, इसलिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो यहाँ से अपवर्ड होगा, मतलब आपकी तरफ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाओ, डी एल ऊपर को जा रहा है, आर इधर को आ रहा है, तो डी एल क्रॉस जो आर होगा वो होगा इस तरीके से, डी एल पे हाथ रखो, आर की तरफ घुमाइए लाइक दिस, तो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इनवर्ड होगी, तो दैट इज डायरेक्शन इज इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इनवर्ड होगा। अब एक बात और यहाँ पे हम याद रखेंगे, डायरेक्शन को सिंबलाइज कैसे करना है, हम यहाँ पे सिंबल बनाएंगे। तो बच्चों याद रखिए सिंबल किस तरह से बनाएंगे, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो की तरह समझते हैं। एरो एरो कुछ इस तरह से होते हैं, आपने देखे होंगे। जो एरो का फ्रंट साइड होता है, जब एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखता है, तो कहेंगे एरो का टिप दिखेगा। तो एरो का टिप तो इस तरह से होता है, और जब एरो आपसे दूर जा रहा है तो एरो का पीछे वाला पार्ट दिखेगा, वो कैसा होता है, लाइक दिस, क्रॉस होता है। तो याद रखिए जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है उसका डॉट जो होगा वो ये रखेंगे, इसका मतलब होगा आउटवर्ड, मतलब आपकी तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रही है। और जो क्रॉस होता है उसका रखा जाता है इनवर्ड। तो डॉट और क्रॉस का यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहाँ से अंदर जाएगी, फिर यहाँ से निकल के ऐसे घूमेगी इस वायर के राउंड गोल गोल। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो इनवर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा क्रॉस लगा दूंगा। ये जो क्रॉस है ये हमें इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यहाँ पर इनवर्ड होगी। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड बायट-सैवर्ट लॉ। इस तरह से उसने क्या किया बायट-सैवर्ट लॉ में कि उसने एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दी उसके नज़दीक कितनी होगी। तो उसका ये फॉर्मूला है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 है इट इज़ अ कांस्टेंट। म्यू नॉट को कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है। इन दोनों की जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो चलिए बच्चों इसके बाद बायट-सैवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला भी हमने क्या डिराइव किया, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज़ द बायट-सैवर्ट लॉ। अब इसी का यूज़ करके हम एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके नज़दीक में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे। तो हम एक यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर को एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर हेयर, और इस स्ट्रेट कंडक्टर की जो लेंथ है इस समय हम ले रहे हैं इनफाइनाइट। तो चलिए इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं। पहले हम फाइनाइट से निकालेंगे, बाद में उसको इनफाइनाइट के लिए जनरलाइज कर देंगे। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, मान लेते हैं इस बात को। आई इज़ फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, आई करंट फ्लो कर रहा है। और इस वायर, ये स्ट्रेट वायर है, इसके नज़दीक में कहीं पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो पिछली बार तो हमने एलिमेंट की वजह से निकाला था बायट-सैवर्ट लॉ में, इस बार उसी का यूज़ करके हम एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखिए बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है ये। इसको आज ही जैसे आप नोट करेंगे, इसको आज ही एक बार प्रैक्टिस करके लिख लीजिएगा ताकि आपको भूल ना जाए। बच्चों जो भी आप पढ़ते हैं इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी बुक को एक बार ज़रूर रीड करिए कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक मैं एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ कितना होगा, लेट इट बी डी एल। तो ये मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसकी लेंथ कितनी होगी, डी एल होगी, और डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ली जाती है। इस सेंटर पॉइंट को कहिए, यहाँ से एक डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पी का, और ये पॉइंट आ गया, और ये डिस्टेंस जो होगा दिस इज़ आर डिस्टेंस, दिस इज़ आर वेक्टर, इस तरह से। और जो एंगल है ये डी एल ऊपर की तरफ है, एंगल इसके बीच में जो होगा दैट विल बी थीटा। आप क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, और इस परपेंडिकुलर का नाम रख लीजिए सी, लेट इट बी सी। और इसके बाद इसका नाम रखिए ए बी, और इसका नाम रखिए ओ, इसका नाम रखिए पी। ये जो एंगल बन रहा है लेट इट बी फाई, क्योंकि ये थीटा ले चुके थे, इसको फाई ले लीजिए।
यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ, इस पॉइंट को कहिए x, इस पॉइंट को कहिए y। मान लीजिए इस समय जो कंडक्टर है वो फाइनाइट लेंथ का है, बाद में हम स्पेशल केस बना के इसको इनफाइनाइट भी करके और उसके लिए फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लाइन बना लीजिए, एक लाइन यहाँ से बना लीजिए इस तरह से। तो चलिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, लेकिन हमें तो पूरे कंडक्टर की वजह से निकालनी है फ्रॉम x टू y। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। स्मॉल एलिमेंट की वजह से पता है तो पूरे लेंथ की वजह से पता लग सकती है बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें dl के विद रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और dl के विद रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी लेंथी और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसलिए हमें इसके पैरामीटर को चेंज करना है जिसके विद रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो पैरामीटर को हमें चेंज करना है, dl की जगह पे हमें d फाई लाना है। कैसे लाएंगे, तो देखिए, अगर आप ये इमेजिन करें कि इस पूरे कंडक्टर को आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब बताइए, जो एलिमेंट यहाँ है, आप यहाँ पे खड़े होकर इसको इधर को देखिएगा तो ये एलिमेंट बिल्कुल आपको सामने दिखेगा 0 डिग्री पे। उसके बाद आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से व्यूइंग एंगल बनाइए अपना, आप सामने देखिएगा एक एलिमेंट यहाँ होगा, बिल्कुल कितने डिग्री पे दिख रहा है आपको, 0 डिग्री पे दिख रहा है। अब थोड़ा सा इस तरफ आइए, ये वाला जो एलिमेंट होगा आपको, ये हो सकता है 1 डिग्री पे दिखे। यहाँ से थोड़ा सा इधर को गर्दन मोड़ेंगे तो दिखेगा। अगला एलिमेंट 2 डिग्री पे दिखेगा, अगला एलिमेंट 3 डिग्री पे दिखेगा। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ एक डिग्री बन जाएगी, और आगे चलते चलते जितना दूर चलते जाएंगे एंगल यहाँ से बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप इन्फिनिटी तक चले गए तो यहाँ से एंगल आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90 डिग्री। ऑब्वियसली जो बहुत दूर होगा उसके लिए आपको पूरा गर्दन घुमाना पड़ेगा। सेम इस तरह भी होगा। तो मान लेते हैं जो x के साथ में x जो हमें है कितने एंगल पे दिख रहा है, लेट इट बी, ये जो एंगल है लेट इट बी फाई 1, और यहाँ जो एंगल बन रहा है यहाँ तक का लेट इट बी फाई 2। दिस एंगल इज फाई 2, दिस एंगल इज फाई, एंड दिस इज फाई 1। तो इस तरह से बना लेते हैं इसको। अब देखिए, हमें इस फाई के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है, हमें dl के विद रिस्पेक्ट में नहीं करनी है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमें dl को बदलना पड़ेगा, साइन थीटा को बदल के फाई लिखना पड़ेगा, और r को बदलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे बदलते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, चेंज थीटा टू फाई। सबसे पहले हम थीटा को फाई में बदलेंगे। तो देखिएगा, हम जानते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल COP ट्राइंगल में क्या होगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। आप जानते हैं ये भी 90 है तो ये दोनों का सम भी 90 होगा। बच्चों ये इसकी जो लेंथ है लेट इट बी L, उसको इसको हम L ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको हम L ले सकते हैं, O से C तक का। तो चलिए इसका देखते हैं। यहीं से हम देखेंगे कि हमारे पास थीटा कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। तो यहीं से देखिए साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, यस, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस फाई सॉरी। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो एक चीज़ को हमने कन्वर्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम लोग dl को बदलेंगे। चेंज dl टू d फाई, dl की जगह पे d फाई को लिखो और उसको बदल के लिखो। अब उसको बदल के हम कैसे लिखेंगे, चलिए उस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जानते हैं tan फाई किसके बराबर होता है। देखिएगा tan फाई जो है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए L अपॉन, इसको हम ले सकते हैं R परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको A ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, तो L अपॉन A आएगा। तो हमारे पास बनेगा यहाँ से L अपॉन A। तो ये A परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एक्चुअली, तो L अपॉन A आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। ओके, तो यहाँ से L कितना आया, L इक्वल टू A tan फाई। आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आएगा dl इक्वल टू A
सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। तो हमने डी को डी फाई में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए इसके बाद स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 के लिए भी हमें इसी ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। CPO ट्राइंगल में कॉस फाई देखिए, कॉस फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आप जानते हैं बेस कितना है, यहाँ पे बेस है A, हाइपोटेन्यूज कितना है A अपॉन R। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, R इक्वल टू यहाँ से आप इसको नीचे लाइए A अपॉन कॉस फाई, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, R इक्वल टू A सेक फाई, क्योंकि आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक फाई होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर जो है, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 लगा दीजिए इसको। तो बच्चों ये 3 चेंजेस हमने कर लिए। इन्हीं 3 चेंजेस के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट ऑल दीज 3 वैल्यूज़, पुट इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डी बी जो है वो क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई का आई रहेगा, करंट तो वही रहेगा। हाँ, अब देखिए डी एल जो है, डी एल की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले साइन थीटा की जगह पे लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉस फाई। ओके, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा कॉस फाई है। डी एल का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर डी फाई, तो यहाँ आएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से आर इक्वल टू ए सेक फाई, तो स्क्वायर था इसलिए आएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये आया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर फाई जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल, एक ए कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे आर स्क्वायर अब नहीं आएगा क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी थी। तो यहाँ से हमारे पास डी बी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन ए। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास डी बी, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एलिमेंट का है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट इट। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। देखिए एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, छोटे एलिमेंट की वजह से। अब पूरे कंडक्टर की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट रहेगा। करंट तो पूरी वायर में कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, ए भी कांस्टेंट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और इंटीग्रेशन किसकी होगी, कॉस फाई की विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, फ्रॉम वेयर टू वेयर, एक्स टू वाई। अब एक्स में एंगल कितना है, यहाँ से एंगल है फाई 1, यहाँ फाई 1 से लेके फाई 2 तक जाना है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लिए जाते हैं। इसलिए ये एंगल इस तरफ लिया था, ये इस तरफ लिया था, तो ये क्लॉकवाइज है, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस फाई 1 प्लस फाई 2 मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, देखिएगा एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास इस तरह से मैं एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूँ, और कोई भी एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और कोई भी एंगल जो क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो वैसे ही देखिए फाई 1 ऊपर को मेज़र किया था तो नेगेटिव आएगा, फाई 2 नीचे को किया था तो पॉजिटिव आएगा। तो इस एंगल से इस एंगल तक, फाई 1 से लेकर फाई 2 तक हमें मूव करना है ताकि हम एक्स से वाई तक का कैलकुलेशन कर पाएँ। तो इसलिए हमें फाई 1 से फाई 2 तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई का होता है साइन फाई इंटीग्रेशन, ठीक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। साइन फाई में अपर लिमिट पुट करिए फिर लोअर लिमिट पुट करिए, तो ये आएगा साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ये आ गया। और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बिकॉज साइन इज ए ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन जो होता है उसमें ऐसा ही रहता है। आपने सुने होंगे ऑड फंक्शन के बारे में, से -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये इवन फंक्शन है क्योंकि इसकी पावर इवन है।
ये क्यूब है ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन हमेशा अगर उसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर निकलेगा, अगर इवन फंक्शन है तो आएगा। उसी तरह से ये जो साइन होता है ये ऑड फंक्शन होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आएगा। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक बार कि कॉस थीटा की बात भी कर लीजिए। कॉस थीटा जो है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा रहता है, बिकॉज इट इज़ अ इवन फंक्शन। मैथमेटिक्स में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं, तो फिलहाल तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फिर हम इसको यूज़ ही करेंगे सिर्फ। तो चलिए इसको दोबारा लिखते हैं, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन माइनस φ1 इक्वल टू माइनस साइन φ1, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये हमारे पास बन गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ये फाइनाइट कंडक्टर की वजह से एक्सप्रेशन बना हमारे पास। नाउ अगर हम कहें इफ़ द वायर इज इनफाइनाइट, अगर हमारी वायर जो है वो इनफाइनाइट है तो क्या होगा, तो भी हम इसको सही से करेंगे। देन देखिए बच्चों, अगर वायर इनफाइनाइट है तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से भी ये 90 डिग्री आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से बहुत नीचे तक आओगे, देखो जितना आगे बढ़ रहे हो एंगल, ये लाइन उतनी इधर को आएगी। देखिए अगर पॉइंट यहाँ है तो यहाँ आएगा, तो सोचिए जब बहुत दूर चले जाएंगे तो ये एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे तो इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए साइन 90 डिग्री 1, तो यहाँ आएगा I/A 1 + 1, दैट इज इक्वल टू इम्प्लाइज B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/A। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/A। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/A। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब जो A है, याद रखिएगा A क्या है, यहाँ पे A है यहाँ पर इस वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो एक ये एक्सप्रेशन मुझे एक और एक्सप्रेशन का याद दिला रहा है। वो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था लास्ट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें किया था। हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज थी, लाइन ऑफ चार्ज था, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन, और उस वायर के नज़दीक में जो एक चार्ज की लाइन थी, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी और यहाँ से डिस्टेंस r था। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला जो बना था वो बना था E इक्वल टू K2 λ/r। आप सोचिए इस फॉर्मूला का और इस फॉर्मूला का कंपैरिजन करिए। यहाँ पे चार्ज था तो इस बार करंट है, और यहाँ पर डिस्टेंस r था तो इस बार a है। तो देख कांस्टेंट लगा, ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, 2 का वैल्यू तो 2 का वैल्यू लगा। यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो यहाँ पे करंट था तो करंट लिखा। नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था r, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह मैच कर रहा है। तो आपने इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक से फॉर्मूले उठा के उनके साथ इसको लिंक करके फिर लर्न करना है, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बायट-सैवर्ट लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए इस बार इसको समझते हैं अच्छे से। ये हमारे पास में एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चों, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है I, और हमें ये बताना है कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए आप लोग। ये मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया, इसकी डायरेक्शन जो है, या मैं इस तरफ ले लेता हूँ इसको। ये मैंने छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, इसकी डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगी, इसकी लेंथ dl होगी, और इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो हमें बता रही है इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस एलिमेंट टू सेंटर O। तो ये याद रखिएगा, बायट-सैवर्ट लॉ में हमने यही किया था और पिछले क्वेश्चन में यही किया। पहले एक एलिमेंट ड्रॉ करो, उस एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, फिर उसके सेंटर से एक डिस्टेंस मेज़र करिए कहाँ तक, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ये देखिए इस बार जो एंगल है हमारा थीटा, वो इस बार 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हमें इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl is dB equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्र। बिल्कुल सही। अब क्या करें, इस एलिमेंट का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए पूरे सर्कल के ऊपर, तो पूरे कंडक्टर की वजह से फील्ड का पता लग जाएगा। तो इंटीग्रेट करिए। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर of circular current carrying coil is B equal to integration of dB, that is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा बच्चों इस बार 90 डिग्री हो जाएगा तो मैं लिखूंगा ही नहीं, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। बच्चों देखिए, यहाँ से जब इंटीग्रेशन पूरे एलिमेंट कंडक्टर पे करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, आर रेडियस तो हर जगह पे सेम रहेगा, करंट भी तो सब जगह सेम है, आई करंट फ्लो कर रहा है हर जगह से, तो डीएल के बजाय सब कुछ बदलेगा, क्योंकि ये इस बार ये डीएल है, अगली बार ये डीएल हो जाएगा, अगली बार ये डीएल हो जाएगा। तो सभी डीएल्स को मिला के इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि छोटे छोटे डीएल की फॉर्म में इनको पूरे को डिवाइड करो फिर सबको ऐड कर दो। तो कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 2 पाई आर तक, क्योंकि इसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना है, लेंथ कितना है, 0 से लेकर 2 पाई आर। तो यहाँ से हम करेंगे इसको, फिर से देखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, क्योंकि इसको हम ऐसे अनऑफिशियली काट भी सकते हैं, 0 से 2 पाई आर ये लिखा, दैट इज इक्वल टू, इसके आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा और, तो यहाँ से हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू अपर लिमिट पुट करिए 2 पाई आर माइनस 0, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो देखिए बच्चों, इस बार डायरेक्टली निकाल दिया, इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लास्ट टाइम हमने कुछ चेंजेस किए थे, उसके बाद इंटीग्रेशन किया था। अब यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो आपको मैंने बताया था कि डायरेक्शन कैसे बताते हैं, डीएल क्रॉस आर करके बताते हैं, याद करो, मैंने अभी इसी वीडियो में आपको शुरू में बताया था बायट-सैवर्ट लॉ में। तो देखिए डीएल इस तरफ है, आर इस तरफ है, तो डीएल आर क्रॉस कैसे होगा, इस तरीके ऊपर की तरफ होगा। राइट हाथ रखे, यहाँ रखिए डीएल पे, क्योंकि पहले डीएल लिखा है, रोटेट किधर करिए, आर की तरफ, तो ऊपर जाएगा। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। डॉट का मतलब क्या होगा कि एरो हमारी तरफ आ रहा है, मतलब आउटवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों देखिए, अगर किसी करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, या जो हमने अभी पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड, आउटवर्ड। और इसी तरह से अगर कोई वायर है करंट कैरिंग लूप और उसमें करंट कर रहा हो क्लॉकवाइज फ्लो, तो बच्चों वहाँ पे फिर रिवर्स डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली इनवर्ड होगी। तो एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा साइड व्यू देकर इस तरह से इसको बनाएं, ये देखिए, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है अगर आप ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर नीचे से देख रहे हैं इस तरफ से देख रहे हैं, इधर से व्यू ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी आप जानते हैं कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी, ये देखिए इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगी, यहाँ से एंटर कर रही हैं, इधर से देखोगे तो अंदर को जा रही होंगी, इधर से देखोगे तो बाहर को आ रही हैं। ये देखिए, ये व्यू मैं आपको यहाँ पे दिला रहा हूँ साइड व्यू करके। तो एक तरह से हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम डायरेक्शन जान सकते हैं। तो देखिए करंट ऊपर को जा रहा है इस तरफ, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड का यूज़ करूँगा, थंब रखूँगा और देखिए कर्ल करूँगा फिंगर्स को, तो देखिए यहाँ से फील्ड अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर को आ रही है, मतलब यहाँ से बाहर को ऐसे गोल गोल घूमेगी फील्ड। तो मतलब बेसिकली फील्ड कैसी बनेगी यहाँ पे, इस तरह से,
ये, और यहाँ पे कैसे बनेगी, इस तरह से, और यहाँ पे कैसे बनेगी, इस तरह से। मतलब एक तरह से हर जगह फील्ड बनेगी। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड इस तरह से बन रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड इस तरह से बन रही है, बिल्कुल यहाँ पे फील्ड इस तरह से बन रही है, फिर ऐसे करके इस तरह से फील्ड का पैटर्न बन रहा है, इधर से भी ऐसे बन रही है फील्ड। इसका डिज़ाइन आप इमेज में देख सकते हैं जो मैंने बनाया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से फील्ड का जो पैटर्न होगा वो बनेगा आपका, ये फील्ड का पैटर्न बनेगा। एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि जो फेस इस कॉइल का एंटी क्लॉकवाइज फेस होगा करंट वाला, वहाँ से फील्ड बाहर को आ रही है, फिर घूम के जा रही है और नीचे से दोबारा एंटर कर रही है। तो इसका कंपैरिजन अगर हम इसके साथ करें, उसका मैं ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका, सेंटर में फील्ड बहुत ज़्यादा होगी और जैसे जैसे किनारे पे आते जाएंगे फील्ड आपकी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, फिर धीरे धीरे साइड पे जाएंगे तो फील्ड कम होती जाएगी। ये कॉइल के अंदर की बात चल रही है। अब देखिए अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट आप देखते हैं, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे करके निकलती हैं लाइक दिस, और यहाँ से घूम के फिर वापस आती हैं। इस तरह से, और यहाँ से ऐसे एंटर करती हैं और यहाँ से एग्जिट करती हैं लाइक दिस। तो आपको नहीं लग रहा कि जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसा ही पैटर्न यहाँ बन रहा है? तो एक तरह से एक फेज से बाहर निकल रही हैं फील्ड लाइंस, उसको नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ पोल। जैसे आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन सॉरी, नेगेटिव से एंटर करती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट होती हैं उनको नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल। ये आपने नाम सुना ही होगा 8th या 9th क्लास में और या 10th क्लास में, और इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, वहाँ पे नॉर्थ पोल ले लेगा, और जहाँ पर ये नेगेटिव है वहाँ पर ये साउथ पोल आ जाएगा। तो साउथ पोल से लाइनें एंटर करती हैं और नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं। तो अब यही फंडा यहाँ लगाइए। तो जो एंटी क्लॉकवाइज फेस है वहाँ से फील्ड लाइंस बाहर को आ रही हैं, और जो क्लॉकवाइज फेस है उसी के नीचे वाला जो क्लॉकवाइज बैक साइड से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज लगेगा, तो वो आपको वहाँ से लाइनें अंदर को जा रही हैं। कंपैरिजन करके ये कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप जो है उसका एक फेस, एक तरफा फेस जिधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हुए दिख रहा है वो नॉर्थ फेस है, और जो दूसरे वाला है वो साउथ है। तो इट एक्ट्स लाइक अ डाइपोल। तो हम ये लिख सकते हैं अ करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो मैं लिख सकता हूं अ करंट कैरिंग लूप act as a magnetic dipole because it has north face, it has south face। इसको याद रखने के लिए हम एक और फंडा बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक बार, देखिए इस फेस से लाइनें बाहर आ रही हैं और फिर नीचे ऐसे बाहर को आ रही हैं और फिर नीचे को जाके वापस घूम के निकल रही हैं। तो ये वाला फेस जो है जहाँ से करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ फेस है, देखिए नॉर्थ, और ये इसी का जो अपोजिट फेस है वो साउथ है, क्योंकि लाइनें यहाँ से एंटर कर रही हैं तो इसको क्या लिखेंगे, साउथ। तो देखिए साउथ में क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करंट है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या फंडा बना कि एक जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये तो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, लेकिन एक करंट कैरिंग लूप भी उसके जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न एक इस तरह के डाइपोल की तरह है। इसका मतलब ये भी इसकी तरह ही लगती है, दैट्स वाई इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट P से लिखते हैं, इसका M से लिखते हैं। इसका होता है Q इंटू 2A, याद होगा, इसका लिखते हैं I इंटू A, I इंटू A। I इज द करंट फ्लोइंग, A इज द एरिया ऑफ द लूप, जो एरिया होगा। और ये जो मैग्नेट है इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है M इक्वल टू QM इंटू 2L। L क्या है, इसकी डाइपोल की लेंथ होती है 2L, और QM क्या है, इसकी होती है पोल स्ट्रेंथ।
इस मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पे चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है वो यहाँ लिखा, यहाँ पोल की स्ट्रेंथ लिखी, यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ है। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल इस तरह का है तो उसका डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखेंगे, अगर इस तरह का है तो ऐसे लिखेंगे। तो यूनिट्स सबके सेम होंगे। इसका यूनिट भी बना सकते हो, क्या यूनिट लिख सकते हैं आप इसको, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों